गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक बलगतिकी, और आज हम रासायनिक बलगतिकी के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता, ये दोनों टॉपिक आज हम डील करेंगे कि क्या होते हैं। तो देखो भाई, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, मैं पहले इसकी बात करता हूँ। तो देखिए, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, मान लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसे हमने लिखा, ठीक है। अब देखो, इसका जब मैं वेग लिखूंगा, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू हो जाएगा k a और b। अब ऐसे हम लिख देते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि वेग जो है ना, वो a की सांद्रता और b की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं b की पावर 0 लगा दूं, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि b की सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा, a पे निर्भर कर रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो ये बताती है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होता है। समझ में आया? यानी कि अभिक्रिया की कोटि से हमें ये पता लगेगा कि अभिक्रिया का जो वेग है कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। क्लियर है? जैसे मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो a का जो है पावर यहां पर 1 है, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपन मानेंगे कि पावर 1 है। तो ये पावर 1 है, ये भी 1 है। इसको मैं x लिख देता हूं, इसको मैं y लिख देता हूं। तो x प्लस y इज इक्वल टू होगा m, और m जो है वो क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि होगा। अभिक्रिया की कोटि इसी को कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि की, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जिन अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है उनके सांद्रताओं के घातांकों का योग जो है, उस योग को ही क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल देखो इसके अंदर, कि अगर मैं ये कहूं, अगर हम इसकी बात करें a प्लस b प्लस c, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा वेग बराबर k a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू n, और n जो है इसी को ही हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात? इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता n1 n2 n3 लिखा होता, तो ये n1 n2 n3 भी आपको पता होगा पावर में ही आते हैं भाई, x y z की जगह n1 n2 n3 आ जाते हैं, आपको पता होगा। तो अगर ये n1 n2 n3 पावर में आ जाते तो जरूरी नहीं है कि x y z का मान और n1 n2 n3 का मान आपस में बराबर हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये इसकी रस समीकरण विधि को दर्शाती है, स्टोइकियोमेट्री को दर्शाती है, जबकि ये वैल्यू जो है वो इसकी प्रायोगिक वैल्यू है। प्रैक्टिकली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर ही हमें पता लगेगा कि x y और z कितना है। वैसे हम नहीं बता सकते कि n1 n2 n3 कितना है। समझ में आया? तो देखो, अब अपने इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, अभिक्रिया की कोटि के उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की। प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है, देखो उसका पहला एग्जांपल देखो, N2O5, इसका आपने तापीय अपघटन कर रहे हैं, ठीक है, तापीय अपघटन कर रहे हैं। जब तापीय अपघटन करेंगे तो ये बन जाएगा 4NO2 प्लस O2, ये बन जाएगा ऐसे करके। अब जब मैं इसका वेग लिखूंगा,
वेग को इंग्लिश में रेट कहेंगे, K(N2O5). ठीक है। अब देखो यहाँ कोई पावर दिख रही है क्या आपको? नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, यहाँ पर 1 मानेंगे, तो इसका मतलब ये होगा n बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 है तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए ये अभिक्रिया की कौन सी कोटि हो जाएगी? ये प्रथम कोटि हो जाएगी। ठीक है। 2 होता तो द्वितीय कोटि हो जाती, 3 होता तो तृतीय कोटि हो जाती, 0 होता तो शून्य कोटि हो जाती। तो ऐसे करके ये अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जांपल और देख लो इसका, अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला आपको पता ही है, N2+2H2 ये है। तो इसका भी जब अपन वेग लिखेंगे तो ये बन जाएगा NH4NO2 बन जाएगा। पावर यहाँ पर देख रहे हो आप 1 आ रही है, तो 1 अगर पावर आ रही है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका जो है वो क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है? चलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बाद हम बात करते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में। द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है? तो देखो, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल देखो इसका, CH3COOC2H5 प्लस NaOH। ठीक है। तो ये बनेगा C2H5ONa प्लस CH3COOH। और जब मैं इसका वेग लिखूंगा तो वेग आ जाएगा CH3COOC2H5 NaOH। ठीक है। तो देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इनको देख के नहीं बता सकते, मैं पहले बता रहा हूं आपको कि यहां जो लिखा होगा इनको मत काउंट कर लेना कि ये 2 हैं, ये 2 हैं इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ऐसे नहीं है ये। ठीक है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली ही अपने को पता चलेंगी, थ्योरेटिकली हम इसको देख के नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जांपल देख लो, 2NO प्लस O2। तो इसका वेग कितना हो जाएगा? KNO2। ठीक है। तो ये देखो n बराबर 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। एक और भी एग्जांपल है इसी का ही, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ही, H2+I2 2HI। तो रेट कितना हो जाएगा? KH2I2 तो 1 1। तो इसका मतलब इसमें भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। क्लियर? फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तृतीय कोटि अभिक्रिया की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल देखो, थर्ड ऑर्डर देखो, FeCl3 2 SnCl2 और इधर बन जाएगा 2FeCl2 प्लस SnCl4। ये बना, इसके लिए जब मैं वेग लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा KFeCl3 2 और SnCl2। अब इसको देखो 2 + 1 है ना, 2 + 1 बराबर 3। तो n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी या थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऐसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती हैं। ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनके अंदर n बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उदाहरण देखो,
2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम इसका रेट लिखेंगे तो बन जाएगा K NH3 की पावर 0। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इस अभिक्रिया में आप देखो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं बच्चे, लेकिन इस 2 को देख के हम नहीं बता सकते कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ये जो 0 है ये प्रैक्टिकली हमें पता लगेगा ये 0 कहां से आया और कैसे आया। क्लियर है? और एग्जांपल देख लो, H2 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है 2HCl, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा K H2 Cl2। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद शून्य कोटि के बाद में आती है फ्रैक्शनल ऑर्डर या भिन्नात्मक कोटि। भिन्नात्मक कोटि, तो भिन्नात्मक कोटि जो है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर है ना, मतलब n का मान जो है वो पॉइंट्स में आता है, पूर्ण वैल्यू नहीं आती, जो है वो भिन्न वैल्यू आती है। तो इसको देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल है H2 प्लस Br2 2HBr, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा K H2 Br2 हाफ। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा, या फिर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हाफ कहां से आया, इसमें तो हाफ लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। इस तरीके से क्या आपको समझ कर लोगे इसको, तो ये भिन्नात्मक कोटि के विधि है, इस प्रकार से होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुसंख्यता के बारे में कि अनुसंख्यता क्या है। ठीक है, अनुसंख्यता, तो अनुसंख्यता का पहले परिभाषा सुन लो क्या है। अनुसंख्यता एक्चुअल में कहते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अनुसंख्यता कहा जाता है। बिल्कुल ही सिंपल, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, अनुसंख्यता कहा जाता है। उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा NH4NO2 N2 प्लस 2H2। अब देखो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो ये एक ही अणु है, ये एक अकेला अणु है, तो अणु एक ही भाग ले रहा है ना, तो वो तो उत्पाद है, अभिकारकों की अपने को संख्या लिखनी है, तो ये एक ही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता जो है वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, या फिर मैं इसको कह दूंगा कि ये एक अणु अभिक्रिया, एक अणु। दूसरा एग्जांपल देखो, H2 प्लस I2 2HI। ठीक है, तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और हम इसको कह देंगे द्विअणु अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसको देख लो, 2NO प्लस O2 2NO2, इधर जाके क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगी ना, देखो 2 और 1 3, तो अनुसंख्यता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो हम कह देंगे इसको कि ये त्रिअणु अभिक्रिया। समझ में आया? तो अनुसंख्यता जो है उसको देख के बताया जा सकता है, रिएक्शन को देखो और देखते पता लग जाएगा कि अनुसंख्यता कितनी है। क्लियर है? आगे जाके एक क्वेश्चन आपको आएगा कि अनुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में अंतर जो है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने दोनों टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, जबकि अनुसंख्यता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि जो है वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है और भिन्न संख्या भी हो सकती है, यानी कि पॉइंट्स में भी आ सकता है। लेकिन अनुसंख्यता जो है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या में होगी, कभी भी भिन्न में नहीं आएगी। ठीक है,
अणु संख्या तो हमें ये बताती है कि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि हमें ये बताती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन-कौन से क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं। 3 पॉइंट तो मैंने बता ही दिए हैं, लगभग 4 या 5 पॉइंट हैं ये। तो वो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन लिख लेना है, अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संख्या में अंतर लिखिए और उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, उसका आंसर नोट कर लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। कल हम अवकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है।